डॉक्टर विकास गुप्ता न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की। मर्दर हिंद 24 न्यूज पर आइए आपको दिखाते हैं ये खास मुलाकात। ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो दिमाग को खून की नसें सप्लाई करती है वो या तो फट जाती है या उनमें रुकावट आ जाती है ना। तो उससे वो जिस एरिया को सप्लाई करती है खून, उस एरिया को खून के सप्लाई नहीं होने से पोषण नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो एरिया डैमेज हो जाता है और परमानेंटली मर जाता है। तो वो एरिया जो काम करता है ना, वो काम में बाधा होती है। जैसे एक हाथ और एक पैर में कमजोरी आ जाना, जबान तुतला जाना, बैलेंस बनाने में दिक्कत होना, दिखने में दिक्कत आना, एक चीज़ दो नज़र आना, ये उसके कुछ लक्षण होते हैं। अब अगर अपन इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, कारण की बात करें, तो कुछ कारण हैं, जैसे बढ़ती हुई उम्र है, परिवार में किसी और को पहले स्ट्रोक हो चुका हो तो, और जैसे मेल जेंडर है उनमें स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है पुरुषों में। फिर ये, और अगर पेशेंट को पहले खुद को स्ट्रोक आ रखा है तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा सारा ध्यान, जो सारा फोकस जो है वो उन कारणों पे रहता है जिनको हम बदल सकते हैं, और बदल करके करीब हम 80% स्ट्रोक होने से रोक सकते हैं। वो कारण क्या है? एक डॉक्टर साहब, जो स्ट्रोक्स आपने कहा कि मल्टीपल तरीके हो सकते हैं कि स्ट्रोक्स के, एक जनरल लाइफ में एक आम आदमी को कैसे इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है कि हाँ, मेरे साथ में इस तरह की समस्या आ रही है कि मैं स्ट्रोक्स को अब मुझे दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। देखिए, स्ट्रोक जो होता है वो अचानक होता है, एकदम से, है ना। तो पहले से ये अनुमान लगा लेना कि इसको स्ट्रोक अभी आएगा, ये मुश्किल है ना। ये कोई नहीं कह सकता कि कब किसी को स्ट्रोक आएगा। हाँ, लेकिन अगर जब स्ट्रोक आता है तो हम जो है उसको कैसे पहचानें और तुरंत जो है अस्पताल पेशेंट को लेके जाएं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम बोलते हैं, एक एक्रोनिम होता है, एक्रोनिम मतलब एक फास्ट हम बोलते हैं FAST। एफ से मतलब है फेस, जैसे हिंदी में समझे तो चेहरा। अगर चेहरे में जो है चेहरा एक तरफ झुक गया है या चेहरे में विकार आ गया है, झुक गया है, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा है, थोड़ा सा दिखना टेढ़ा लग जाए। हाँ, तो मरीज का चेहरा टेढ़ा हो जाता है। ए से मतलब होता है आर्म, यानी कि उसको अपना एक हाथ उठाने में दिक्कत होती है या बिल्कुल नहीं उठ पाता है। एस से मतलब होता है स्पीच, जबान तुतला जाती है या मरीज बिल्कुल बोल नहीं पाता है या ठीक से नहीं बोल पाता है। और टी का मतलब है टाइम इज़ ब्रेन। जितना जल्दी हम मरीज को लेके जाएंगे उतना ही हम मरीज के ब्रेन को बचा पाएंगे। जितना देरी से पहुंचेंगे, मरीज के ब्रेन को नुकसान पहुंचने की, परमानेंट नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये लक्षणों को पहचान के तुरंत अस्पताल जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम टाइम से पहुंचते हैं तो टाइमली ट्रीटमेंट होने से हम ब्रेन में और डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेनली क्या कहें कि ये क्लॉट्स आने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा रहते हैं, या कहें अंडर प्रेशर और सिस्टम्स जो साथ साथ खान पान हो गया है, लाइफस्टाइल हो गई है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है? हाँ, देखिए, अपन वो बात अपनी रह गई थी कि स्ट्रोक के जो दूसरे कारण क्या है जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है बदलना। ज़्यादा BP रहना, शुगर अनकंट्रोल रहना, फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना, मोटापा होना, फिजिकली इनएक्टिव होना या शारीरिक रूप से सक्रियता नहीं रहना। कुछ हार्ट की बीमारियां होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, या जैसे किसी को पहले हार्ट अटैक आ रखा हो और हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करता हो। गर्दन की जो खून की नसें दिमाग को सप्लाई करती है उनमें ब्लॉक होना, ज़्यादा धूम्रपान करना, अल्कोहल शराब बहुत मात्रा में सेवन करना, ये कुछ कारण हैं जिनको हम बदल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस, चिंता, फिक्र। ये भी अपने को जो है कारण बन सकती है इनकी वजह से भी। तो जो स्ट्रोक रहेगा डॉक्टर साहब, स्ट्रोक का हम यहाँ कहें कि कोई क्लॉट जैसे आ जाता है, तो क्लॉट भी कहते हैं कि ब्रेन में आ जाता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे क्लॉट बनने की स्थिति में क्या कहें हम इलाज? हाँ, देखिए, जैसे अपन ने शुरू में बात की कि दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें खून की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज जिसको हम बोलते हैं। तो उसका इलाज तो यही है कि हम मरीज का BP कंट्रोल करते हैं और जो है उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। किसी कंडीशन में, जैसे कई बार वो होता है एन्यूरिज्म होता है, ब्रेन में नसों में गुब्बारा बन जाता है, तो उसको हम एक कॉइल डाल के या ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं।
लेकिन जो हम ज़्यादातर जो करीब 85% केसेस में देखा जाता है, खून की नस में रुकावट आने की वजह से जो है लकवे का अटैक आता है। अगर हम टाइम से यानी 4.5 घंटे के अंदर अंदर मरीज को अस्पताल ले जाते हैं तो हम एक थक्का गलाने की दवा देके, जिसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं या थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, उसके जरिए हम उस नस को खोलने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि करीब करीब 50-60% केसेस में कामयाब हो जाती है। तो उससे मरीज को फर्दर दिमाग में डैमेज होना रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज दवाई देने के बाद भी जो है उसकी नस नहीं खुलती है या वो थोड़ा सा देर से हॉस्पिटल पहुंचता है, तो किन्हीं केसेस में जो है हम एक तार डाल के दिमाग से वो थक्का निकालने की भी कोशिश की जा सकती है, जिसको कि हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद में कितने परसेंट चांसेस हैं कि मरीज 100% रिकवर कर जाए? देखिए, करीब करीब 40% ऐसे चांसेस हैं कि मरीज 100% रिकवर कर जाएगा, है ना। और कुछ करीब 10% ऐसे अनफॉर्चुनेट पेशेंट होंगे जिनको हम कुछ भी करके बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये पहले के हैं। ये अगर हम टाइम से अस्पताल पहुंचते हैं और इलाज लेते हैं तो यही जो परसेंटेज है ये ठीक होने की और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है टाइम का ध्यान रखना। जब हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन, तो टाइम का ध्यान रखिए और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हर 1 मिनट में दिमाग के 19 लाख सेल्स जो है मर जाते हैं जब स्ट्रोक होता है, तो आप सोचिए हर घंटे में कितना प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या है कि 1 मिनट के अंदर दिमाग जो है वो 3.1 वीक यानी कि 3 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। आपकी उम्र भले 50 साल रहे, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो 50 साल और 3 हफ्ते का हो जाता है। तो अगर वो एक मिनट जो है वो 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाता है, तो सोचिए आपका दिमाग की क्षमता जो है, दिमाग की उम्र वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जबकि दिमाग बूढ़ा हो जाएगा, आप शारीरिक रूप से वैसे। अब अगर किसी पेशेंट को घर पे ब्रेन हेमरेज होता है तो उसका पता कैसे चले कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ? देखिए, ब्रेन हेमरेज हो चाहे से इस्केमिक स्ट्रोक यानी कि नस में रुकावट आए, लक्षण हमेशा सेम ही होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मुंह टेढ़ा होना, है ना, एक हाथ या एक पैर में कमजोरी आ जाना, हाथ नहीं उठा पाना, जबान तुतला जाना, या भयंकर चक्कर आना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना कि आप बैठ भी नहीं पा रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, चलना तो दूर की बात है, दिखने में प्रॉब्लम हो जाना अचानक से। स्ट्रोक हमेशा अचानक होता है। तो अचानक जो अभी बैठा हूँ और अभी बिल्कुल ठीक हूँ और अचानक से जो है जबान तुतला जाएगी, देखने में दिक्कत आने लग जाएगी, एक चीज़ 2 नज़र आने लग सकती है, जब जो है मुंह टेढ़ा हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि आसानी से पहचाने जा सकते हैं, और जब हो, भले ही आपको संदेह हो रहा हो, लेकिन आप मरीज को तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए। एक चीज और देखा गया है, किसी पेशेंट को अगर अटैक आता है, अटैक का बाद क्या कहते हैं, अटैक ब्रेन हेमरेज, वो अक्सर क्यों होता है? देखिए, अभी जैसे अपन ने बात की ब्रेन हेमरेज, बीपी ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन हेमरेज की अगर बात, अटैक के दिल का दौरा पड़ने के बाद अक्सर देखा गया है कि ब्रेन हेमरेज पेशेंट को सबसे ज्यादा होता है। आगे इसकी रीजन क्या है? नहीं, दिल के दौरे पड़ने के बाद हेमरेज होने की संभावना तो क्यों? नहीं। ये हमारे फैमिली में 3 बार हो चुका है, इसलिए हम ये चीज जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जब बेसिकली हम करते क्या हैं, चाहे से दिल का दौरा पड़े या दिमाग का दौरा पड़े, दिमाग का दौरा मतलब ब्रेन अटैक पड़े, तो हम खून पतला करने की दवाई देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो खून पतला करने की दवा सिर्फ वहीं पे जाके काम कर रही है, वो किसी और जगह भी काम कर सकती है। ऐसी कंडीशन में ये किसी भी दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छे इफेक्ट होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो खून पतला करने वाली दवा का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? कहीं किसी खून की नस का फट जाना, है ना। वो सिंपल मसूड़े में खून आना, पेशाब में खून आना, नाक से खून आना, ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभार बहुत सीरियस हेमरेजेस हो सकते हैं, जैसे कि दिमाग में हेमरेज हो जाना। तो वो मोस्ट लाइकली वो किसी बीमारी को खून पतला करने की दवाई देने की वजह से हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट आता है। ट्रीटमेंट कोई भी स्ट्रोक हो, हम चाहे किसी तरह की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट। जैसे आपने बताया कि थक्का बनता है, क्लॉट आता है, तो उसको बेसिकली पहले दवाई देने की कोशिश करते हैं, दवाई से होता है तो फिर एक टारगेट को उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पहले के ट्रीटमेंट में और आज के ट्रीटमेंट में कितना फर्क आया है? और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है जिससे मरीज को एक तो ठीक होने की, और दूसरी जो जो वो जिस तरह की पीड़ा से या जिस तरह की सफ़र करता है वो उसमें उसको आराम मिले। देखिए, मैं बात करें अगर आज से 30-35 साल पहले की, जब तक ये थ्रोम्बोलाइसिस वाला प्रोसीजर चालू नहीं हुआ था, तब तक मरीज आता था और उसका सिर्फ सेकेंडरी सपोर्टिव केयर होती थी,
और अपन एस्प्रिन और उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देते थे। तो ये जो एस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, मतलब कि जो हो गया उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब ये दोबारा नहीं, टेम्परेरी रिलीफ नहीं, अब मरीज को दोबारा से ना हो उसके लिए वो देते थे। लेकिन उसके बाद अब जो है दो नए, एक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में जो क्रांति हुई है वो दो नए तरीके के ट्रीटमेंट से हुई है। एक थक्का गलाने की दवा से, जो कि हम 4.5 घंटे के अंदर दे सकते हैं। और 4.5 घंटे कहने का मतलब ये नहीं कि आप 4.5 घंटे तक वेट करो, जितना जल्दी देंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है हम बहुत बार बड़ी अगर नस में ब्लॉक होता है तो हम थक्का गलाने की दवा देने के साथ ही जो है हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो खुलेगा, हम मरीज को तुरंत कैथ लैब में ले जाके और वो जो तार डाल के और थक्के को खींचने का जो प्रोसेस है वो भी हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। कई बार हम सीधा शुरू कर देते हैं बिना थ्रोम्बोलाइसिस के, बिना वो थक्का गलाने की दवाई दे भी कर सकते हैं। और कई बार अगर मरीज लेट होता है और हमको लगता है कि हाँ वो प्रोसीजर हेल्प करेगा, सब में हेल्प नहीं करता है, बड़ी जो खून की नसों की बड़ी खून की नसें होती हैं उनमें रुकावट होता है तो ही वो हेल्प करेगा, तो वो हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये नई जो है आजकल नए इलाज है, ये पहले नहीं होते थे। तो ये अवेलेबल है सर जयपुर में? बिल्कुल सर, ये जयपुर में हर काफ़ी सारे बड़े अस्पताल में उपलब्ध है। तो सर इसके बचाव का तरीका क्या है? देखिए, हमको स्ट्रोक के कारण समझ लिए हमने, तो बचाव करने का तरीका यही है कि एक बीपी कंट्रोल रखें, अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल रखें, अगर मान लीजिए शुगर नहीं है तो अपन बीपी शुगर रेगुलरली चेक कराएं 40-45 साल की उम्र के बाद, ताकि जल्दी पता चल सके कि बीपी शुगर है तो कंट्रोल कर सकें। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, अच्छी डाइट लें, डाइट में जो है आप फल फ्रूट वगैरह लें, ज़्यादा तेल घी मीठा अवॉइड करें, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ना लें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, धूम्रपान बिल्कुल ना करें, एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना, यानी कि तेज चाल करना भी सफिशेंट है स्ट्रोक की रिस्क को काफ़ी मात्रा में कम करने के लिए। इसके अलावा जो है हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं रेगुलरली एक्सरसाइज करके। कुछ अगर हार्ट की तकलीफ़ है तो उसको अपन जो है उसका इलाज करवा के दवाइयों से जो है वो अपन स्ट्रोक की जो रिस्क है, स्ट्रोक का खतरा है, उसको कम कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं और उनका निवारण करके कारणों को जो है पता लगा के और उनको दूर करके हम स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं।